जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ते होते जानवर मुझे नोच रहे, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे, मार रहे। उन्होंने इसकी रैकी करके उसको वहाँ से उठाया और लेके। खुला पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है। लड़की के साथ 5 लोगों ने ज्यादती। उसने अपने भाई के सामने इधर उधर हाथ लगाया, मना किया, हट गया। अभी एक जगह पे रेप हुआ, सोशल मीडिया ने दिखा दिया, फिर इंसान बोलता है कि यार मैं भी करके चेक कर लेता हूँ। लड़की को लेकर आ रहा है तो उसको बिठाने तो नहीं ला रहा ना। कराची का एक मंज़र तो ये है, एक जीता जागता शहर, रोज़गार का शहर, तिजारत का शहर, रोशनियों का शहर। लेकिन एक दूसरा मंज़र भी है, भयानक मंज़र। शहर का ऐसा चेहरा जो हर रोज़ किसी ना किसी को नज़र आता है। ये शहर जिसमें 2010 में रेप केसेस की तादाद सिर्फ 66 थी, 2021 तक बढ़ते बढ़ते 902 तक जा पहुंची। तकरीबन 14 गुना इजाफा हुआ और आज भी शहर में तकरीबन 500 रेप होते हैं। फैसलाबाद रेप केस का मुलजिम पकड़ा गया है। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तुलबा का एहतजाज जारी है। Sadia was once a school teacher. Everyone in the village knows she was gang raped. मगर एक मिनट, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि 90% केसेस तो पुलिस के पास आते ही नहीं। मजलूम खामोश हो जाता है। रेप करने वाले से ज़्यादा वो कानून से डरता है, कोर्ट कचहरी से डरता है। लेकिन क्यों? आखिर रेप केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते? और जो मुल्ज़िम पकड़े भी जाते हैं उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज मैं आपकी तवज्जो ऐसी चीखों की तरफ दिलाऊंगा जिनका शोर तो बहुत है लेकिन शायद सुनने वाले कान मयस्सर नहीं। ये कहानी है उन मासूम जानों की जो कभी किसी की हवस का निशाना बनी तो कभी किसी की नफ़रत का। इनके जिस्म के घाव तो शायद भर गए होंगे, लेकिन उनके जहन को, रूह को जो घाव लगे वो कभी नहीं भर सकते। आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गार कितने हैं? पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स का 6.3%, यानी तकरीबन 45 लाख लोग जिनके पास कोई काम नहीं। हर साल लाखों लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर भी एक ऐसी हिजरत है जो मुल्क को बदल रही है, और ये हिजरत ज़्यादातर होती है शहर कराची की तरफ। सालाना लाखों पाकिस्तानी कराची को अपना घर बनाते हैं, बल्कि नहीं, अगर घर समझते तो वो ना होता जो यहाँ हो रहा है। क्योंकि इस माइग्रेशन से जहाँ चीप लेबर मिलती है, शहर की इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, वहीं बहुत सा क्राइम भी शहर में इम्पोर्ट होता है, जिसका एक वाक़या है सदफ़ का वाक़या। 12 मई 2020 रमज़ान की 19 तारीख। कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है जब 19 साल की सदफ़ इफ्तार के बाद अपने घर से बाहर कदम रखती है। सदफ़ की शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और रमज़ान में इसका एक मामूल है। शौहर जैसे ही तरावी पढ़ने निकलता है, वो ससुराल से थोड़ा दूर मौजूद अपनी वालदा के घर जाती है। चादर में लिपटी सहमी हुई तेज़ी से कदम बढ़ाती सदफ़ सड़क पार करके एक अंधेरी गली में दाखिल हो जाती है, जहां वो होने वाला था जो इसने सोचा भी ना था। कुछ ही देर में इसकी ज़िंदगी बहुत ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। रोड पार करी, सामने वाली गली थी, सन्नाटा हो रही थी, वहाँ पे बाइक रुकी। एक लड़के थे, वो बाइक से पीछे उतर गए और एक आके बाइक में रोक दिए। तो उनके हाथ में पिस्टल वगैरह थी। वो बोले बैठ जाने बाइक पे। मैं बोली नहीं बैठूंगी, रोने वोने लग गई। बोले बैठ जाने वरना मार दूंगा। बैठो बाइक पे, बैठो बाइक पे, बैठ। ये कौन थे? सदफ़ को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे? ये जानने के लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कोर्ट।
जहां सदफ़ की मुलाकात वकील आसिया मुनीर से होती है। जज साहब ने मुझे कहा कि ये बच्ची है और इनके पास वकील नहीं है, तो इनका केस ले लें और इनको असिस्ट करें। उन्होंने वो अपने बॉडी पार्ट्स भी दिखाए जो कि किसी को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जज भी जो है GBV कोर्ट के वो मेल हजरात हैं, तो और प्रोसिक्यूटर भी उस वक्त मेल ही थे ना। कुछ पिक्चर्स थी उनके पास जो कि वो विजिबल हो सकती थी, लेकिन इंटरनली जो प्रॉब्लम था, लेकिन इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट था उसमें ये मौजूद थी। सदफ़ के ज़ख्म देखकर वकील आसिया मुनीर ने केस लेने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन ये ज़ख्म कैसे आए? आखिर 19 रमज़ान की रात सदफ़ के साथ क्या हुआ था? जिस टाइम कोरोना उरूज पर था, हम तो उस वक्त क्या होता है कि हाथ लगाते हुए भी डर रहे थे कि किसी चीज़ को लगाएं तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, एक दूसरे से भी डिस्टेंस था। वो बाकायदा इसकी रैकिंग कर चुके थे, तो वो उसका रूटीन था तकरीबन। वो उस टाइम अपनी माँ के पास जाती थी, तो उन्होंने उसकी रैकी करके उसको वहाँ से उठाया और लेके उन लोगों ने इस लड़की के साथ 5 लोगों ने ज़्यादती की। वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही सवाल मुझे सेंट्रल जेल कराची ले आए, जहां एक शर्त पर मुझे इंटरव्यू करने की इजाज़त मिली कि किसी भी मुल्ज़िम की शनाख्त सामने नहीं आएगी। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मेरा पहला सवाल वही था जो शायद इस वक्त आपके भी जहन में है। आखिर कैसे और आखिर क्यों? मैं और बाइक पे मेरा दोस्त था, हम बाइक पे जा रहे थे। दोस्त मैं पीछे बाइक पे था, वो दूसरा था। घुमाया उसको आधा घंटे तक। फिर जिया की कॉल आई, जिया ने बोला मैं आ रहा हूँ। फिर इतने में जिसका घर था उसको फ़ोन मारा, जिया उसके कमरे में ले गया लड़की को। हमारा भी माइंड बना हुआ था, जाहिर सी बात है जब वो एक लड़की को लेकर आ रहा है तो उसको बिठाने तो नहीं ला रहा ना, कुछ ना कुछ करना है तो वो लेकर आ रहा है। कमरे में वो लोग लेके जाके, एक जो लड़का था लंबा सा, जिमी नाम था, उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को मारा, बोला आवाज़ नहीं निकालना वरना यहाँ ही मार के फेंक दूंगा। दूसरा लड़का जो था उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा, तो वहीं फर्श था वहाँ पे मुझे लिटा दिया था। फिर उसके बाद उसने किया मेरे साथ। कहते ना कि वो एक जानवर पे सारे और दूसरे गिद्ध चिमक जाते हैं करते, तो उस तरह से उसका हशर हुआ। जिसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, फिर वो आया, उसका भाई था जिसने मेरे को बाइक पे उठाया था, जो पीछे बैठा हुआ था। मतलब उसने अपने भाई के सामने मेरे साथ, उसने भी जाना कि 1 बाय 1 तीनों मेरे साथ कर रहे थे। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, जानवर मुझे नोच रहे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये फील हो रहा था। आप बताओ कि उस वक्त आपके जहन में क्या था जब तक? मेरे जहन में ये था कि खुला पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है? पैसा और खुली लड़की हो तो फिर कौन छोड़ता है? ये है वो क्रिमिनल माइंडसेट जो इस जुर्म को मज़ीद भयानक बनाता है और पूरी सोसाइटी के लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। वैसे इस मुजरिम की ये बात सुनकर तो मैं फ़ौरन समझ गया कि सदफ़ इस गैंग का पहला शिकार नहीं होगी। इन लड़कों की प्लानिंग, जुर्रत, बल्कि बेहिसी देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि ये सब करना उनके लिए आम सी बात है। लेकिन कोई आखिर ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे कौन सा माइंडसेट है जो लोगों को इतने घिनौने जुर्म की तरफ ले जाता है? उसका एक रीज़न ये है कि जो साइकोलॉजिकल थ्रिल इनको फील होता है वो अनसर्टेनिटी में होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें तो अनसर्टेन होती हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है गैंग रेप के केस में वो पहली दफ़ा पकड़े गए हों, उससे पहले उन्होंने किसी को छेड़ा हो, कहीं चोरी की हो, किसी नशे के आदी हो। जी बिल्कुल, गैंग रेप कभी भी इम्पल्सिव नहीं होते, ये प्लान्ड और सिस्टमेटिक क्राइम है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि जब भी हम गैंग रेप की बात करते हैं वो हादसाती तौर पर नहीं होते। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक से उन्होंने डिसाइड किया, उनको कोई लड़की जाते हुए दिख गई, उसने लड़की ने कुछ ऐसा प्रोवोकिंग पहना हुआ था कि उन्होंने ये किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो प्लानिंग के थ्रू होता है। और उसकी प्लानिंग बहुत ही, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक आम से मजाक से, एक जोक से, एक कॉमेंट से स्टार्ट होती है। लेकिन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर वेल प्लान्ड नहीं होती। लेकिन किसी का भी जहन क्राइम की तरफ अचानक से नहीं जाता।
हमेशा मैं ये बात कहती हूँ और साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूव है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है वो उनकी पर्सनैलिटी भी क्रिमिनल होती है। एक बंदे ने किया, उसने उससे बात की, अच्छा दूसरा भी उसमें शामिल हो गया, ठीक है हम भी करते। तो वो इस तरह से अपने लाइक माइंडेड लोगों को शामिल करके वो गैंग बनता है। एक ग्रुप सा फॉर्म हो जाता है, कंसर्ट सी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें से फिर कोई एक आदमी, अमूमन ऐसा देखने में आया कि वो या तो उसने लड़की को देखा होता है या उसके रास्ते से गुजर रही होती है, एंड देन वो फिर बाकी लोगों को उस सिलसिले में फैसिलिटेट कर रहा होता है। फिर वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो कि आसानी से टारगेट हो जाते हैं। जो हमारे पास वनरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? औरत और बच्चा। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस हैं जिनमें बच्चों के साथ गैंग रेप होता है। सो एक तो ना उसको कुछ समझ है और ना उसकी ज़िम्मेदारी है। खातून को तो आप ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, बच्चे की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। चारसद्दा की 2.5 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सैलाब मुतासरा कमसिन बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया है। जी हाँ, 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के 67% केसेस ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। यही नहीं, साहिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 47% लड़के होते हैं। आखिर ऐसे भयानक जराइम कहाँ हो रहे हैं और इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? हर तरह का जो क्राइम है ना, वो पॉपुलेशन की वजह से आता है, जो कि डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, डिफरेंट सूबों से आ रहे हैं। क्रिमिनल लोग भी हैं उसमें, बेरोज़गार भी हैं। कच्ची आबादियों में आप देखें उनकी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी जाके मकान ले सकता है। वहाँ पे जो कच्ची आबादियों में वो भी एक गरीब लोग हैं, उनको क्या है कि हमारा मकान चढ़ जाए, किराए पे हमें कुछ पैसे आ जाएं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है कि ये किस बैकग्राउंड का है, ये क्या काम करता है, नथिंग। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो तो क्रिमिनल ही बनेंगे ना। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे जब वो अपनी फैमिलियों को छोड़ कर आएंगे, यहाँ पर अकेले रहेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी पावर शो कराने के लिए वो तो इसी तरह की मासूम बच्चियों को लेंगे ना। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साला बच्ची मरवा के ज्यादती केस के बाद कत्ल किया गया है। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट को समझने के लिए ज़रूरी है कि क्रिमिनल की जहनीत को समझा जाए और ये क्राइम करने वाला क्या कहता है। लड़की की आजकल धुली आपको पता कपड़े ऐसे पहन रही होती हैं, अब लाजिमी बात है वो लड़की देखेंगे तो यही होगा। अपने हिसाब को मतलब जिससे पहले होता था कपड़े सही होते तो लाजिमी बात है कुछ भी नहीं होता था। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि अगर आपको कोई चीज़ कभी नहीं मिली और वो अचानक से मिल जाए, छोटे इलाके के अंदर आपको ख़वातीन इतनी आम नज़र नहीं आती, बात करने में नज़र नहीं आती, बग़ैर अबाए के बग़ैर निकाब के नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम कराची के और बड़े शहरों की बात नज़र आते हैं तो हमें रास्ते में चलती हुई लड़कियाँ बच्चियाँ नज़र आती हैं। और ऐसा सिर्फ कराची में नहीं हो रहा। आपने शायद 2015 में डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर देखी होगी, जिसमें निर्भया गैंग रेप केस का मुलजिम मुकेश कहता है, बराबर नहीं है लड़की लड़का, लड़कियों के लिए बनाया गया, घर काम काज अपना घर बार देखे, ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है। मुकेश का ताल्लुक राजस्थान के दूर दराज किसी गांव से था, लेकिन वो दिल्ली की एक कच्ची आबादी में रहने लगा। दिल्ली, वो शहर जो ख़वातीन के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन शहर है। वहाँ निर्भया गैंग रेप केस हुआ, जिसके तमाम मुजरिम माइग्रेटेड पॉपुलेशन से थे। फिर तारा कुशाल अपनी किताब वाई मेंस रेप में लिखती हैं, जो बाहर से आते हैं उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि शहर की ख़वातीन का शहर में क्या रोल है। वो इनमें और गांव की औरतों के किरदार में फ़र्क समझ ही नहीं पाते। फिर वो अपने इलाकों के ख़यालात और रिवायात शहरी दुनिया में लाते हैं और यहीं पर शहरी और गांव की सोच टकराती है। तो क्या ये जुर्म सिर्फ गरीबों में होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्राइम हर
कैटेगरी में, हम ये नहीं कह सकते लो कैटेगरी में है या मीडियम है या अपर क्लास में, इसमें नहीं, सब में मौजूद। आदमियों का जो माइंडसेट है मैन का, वो वही पावर वाला है। जहाँ जिसको मौका लग जाता है वो उस हिसाब से अपनी पावर शो कराता है। ये है असल बात, शो ऑफ पावर। मर्द अपनी ताकत का इजहार करना चाहता है और इसके लिए रेप को हथियार बनाता है। आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, अगर हम आम इंसान की बात करें तो कंडक्टर जो है हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप कभी जाकर इस पर रिसर्च करें कि वो जब लड़की को पैसे वापस करता है तो वो उसके हाथ को यूँ टच करता है। सो हम तो आम इंसान हैं, हम ये बात करेंगे यार इतने से क्या मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि जिसको जितना मार्जिन मिलता है वो उसी में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है। सो जो वो हॉस्टाइल डोमिनेंस की मैं बात कर रही थी, हॉस्टाइल मस्कुलिनिटी की बात कर रही थी, उसको यहाँ पर बड़ी आज़ादी से प्रैक्टिस करना मिल जाता है। और फिर जिसकी जितनी ताकत होती है वो उतनी पावर शो ऑफ करता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा केस भी आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये था मशहूर अदाकारा शबनम का रेप केस, जिन्हें 13 मई 1978 को उनके घर में घुसने वाले डाकुओं ने रेप का निशाना बनाया, वो भी उनके बच्चे और शौहर के सामने। ये सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और सबका ताल्लुक वेल ऑफ घरानों से था। बाद में पकड़े गए और लाहौर जेल लाए गए, जहां उन दिनों सहाफ़ी खावर नईम हाशमी भी ज़िया हुकूमत पर तनकीद के जुर्म में कैद थे। वो बताते हैं कि इन लड़कों को जेल में फ़ातिहीन शबनम का लक़ब दिया गया था और वो कुछ दिन पहले अदाकार ज़मुरद के साथ भी ऐसा ही कर चुके थे। ये लड़के जेल में जहाँ भी जाते कैदियों से इन्हें शाबाशी मिलती, कई कैदी तो इन्हें हीरो समझते थे। वो अपनी इस घिनौनी हरकत पर बिल्कुल शर्मिंदा ना थे, बल्कि खुश थे कि वो 2 नामवर अदाकारों के साथ ऐसा कर चुके हैं, इनको अपनी पावर दिखा चुके हैं, डोमिनेंस जाहिर कर चुके हैं, इन्हें बेबस और लाचार कर चुके हैं। इतनी छोटी मर्दानगी, लेकिन घटिया जहनों के लिए यही मर्दानगी का मयार था। वो इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर अपनी नाम निहाद डोमिनेंस के लिए कोई शिकार ढूंढते हैं। अभी एक जगह पे रेप हुआ, सोशल मीडिया ने दिखा दिया। उसमें क्या होता है कि भाई लड़का किया, लड़की के साथ किया, तो इससे जो है फिर इंसान बोलता है कि यार मैं भी करके चेक कर लेता हूँ कि यार ये तो बच गया, मैं भी कर लेता हूँ। मीडिया हर चीज़ को खोल के दिखा देती है। जब खोल के दिखाएगी तो हर बंदा यही करता सोचता है ना कि यार मैं भी करके देखता हूँ। देखें उस टाइम तो मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं चला कि यार ये केस इतना हेवी होगा और मैं फंस जाऊँगा तो मुझे सज़ा भी हो सकती है। उस टाइम पे तो ये सोच ही नहीं थी ना। ये तो जब जेल आए हमें पता चला कि यार ये केस बहुत डेंजर है, ठीक है, और केस में सज़ा भी हो सकती है। तो उस टाइम तो मेरी ये सोच नहीं काम कर रही थी ना। जितना मैंने इन प्रिजनर्स के साथ इंटरेक्ट करके देखा है तो उनको रियलाइजेशन ये तो होती है कि उनसे क्या हो गया, लेकिन उनको उसका दुख नहीं होता। हाँ, उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि वो पकड़े गए और अगली दफ़ा वो कुछ ऐसा करें कि वो पकड़े ना जाएं, तो वो गिल्ट उनको होता है, पकड़े जाने का दुख होता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे जो उनका शौहर उनको बताता है कि उन्होंने गलत कर दिया और वो उसके बाद वो नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई मैंने कभी किसी प्रिजनर को इतना कोई दुख में, परेशानी में इस वजह से नहीं देखा। आखिर इतने घिनौने जुर्म के बाद भी मुजरिम को सज़ा का खौफ क्यों नहीं होता? आखिर इन्हें सज़ा से बचाने में किसका किरदार होता है? वो है कानून पाकिस्तान। हमारे मुल्क में रेप की सज़ा कम से कम 10 साल कैद है और गैंग रेप की सूरत में मौत की सज़ा है या फिर कम से कम उम्र कैद। लेकिन हमारे इस कानून में कुछ ऐसा भी है जो ज़रा मुख्तलिफ है। ये कहानी शुरू होती है 1979 से। इससे पहले पाकिस्तान में रेप केसेस पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 375 के तहत चलते थे, लेकिन फिर जनरल ज़ियाउल हक का दौर आ गया। इनकी नाम नेहाद इस्लामाइजेशन एक नया कानून सामने लाई। नाम था हुदूद ऑर्डिनेंस, जिसके तहत रेपिस्ट को सज़ा तो दी जाती है, लेकिन विक्टिम के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी गई। इसके लिए अपने साथ होने वाली ज़्यादती साबित करना मुश्किल तरीन हो गया। अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो वो ये देखे कि वो 4 मुस्लिम मेल विटनेसेस ने उसको देखा है, और देखा ऐसे है जैसे सुई में से धागा, जो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेडिकल एविडेंस पे भी लोगों को सजा होती, लेकिन हद नहीं जारी हो सकती। यूँ रेप की कंप्लेन लाने वाला गवाह पेश ना कर सका तो उसी के खिलाफ केस बन जाएगा।
यही वजह है कि हुदूद ऑर्डिनेंस को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, यहाँ तक कि 2003 में रिटायर्ड जजेस ने इसमें तरमीम रिकमेंड कर दी। एक तो हुदूद ऑर्डिनेंस था बहुत डिस्क्रिमिनेटरी और वो एक प्लान के तहत बनाया गया था। अब भी हुदूद ऑर्डिनेंस मौजूद है, लेकिन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं कि जिससे अब उसकी वो ताकत टूट गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक्सप्लॉयटेशन अभी जारी है। 15 नवंबर 2006 को हुदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम हो गई और वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हो गया। 4 मर्द गवाहों की शर्त ख़त्म हो गई और मेडिकल एविडेंसेस को लाजिम करार दे दिया गया। फिर 2010 में क्रिमिनल लॉ और 2016 में एंटी रेप एंड ऑनर किलिंग एक्ट बना, जिसमें रेप केस में डीएनए टेस्टिंग लाजिम करार दे दी गई और आर्टिकल 377A ने बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती के कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। देखिए 2016 में मैंने आपको बताया ना कि रेप की डेफिनेशन को काफ़ी वाइड कर दिया और पहले जो है वो पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड थी, उसको तब्दील किया गया है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअल नेचर के एक्ट जो हैं वो उसमें कवर होते हैं। 10 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा, 14 साल से कम सज़ा नहीं होगी और 25 साल तक सज़ा होगी। लेकिन फिर भी एक मसला था, केसेस डिले होना और गवाहों का कोर्ट में अपेयर होना, जिसे 2021 में एंटी रेप एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए हल कर दिया गया। कानून सख्त से सख्त हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ऐसे 97% मुजरिम सज़ा से क्यों बच जाते हैं? लोग पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं तो वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। उनको पता नहीं है कि मोर देन 70% केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स के पास, जजों के पास, नीचे जो जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये पता है कि जब अगर रेप में अगर पकड़े भी गए तो जो रेप होने वाली लड़की है वो तो बेचारी कोर्ट में कैसे आएगी। वो तो इतना बड़ा स्टिग्मा होता है। जिस मोहल्ले में हुआ तो उस मोहल्ले में जाके पुलिस की गाड़ी उसके घर पे जा रही हो, मैं ऐसे कई केसों में वो कहते थे भाई हमारे घर पे क्यों आते हैं, हमें तो फ़ोन कर दें हम आ जाएंगे, लेकिन वो घर पे आते हैं तो पूछते हैं कौन है भाई, यहाँ रेप विक्टिम है। तो आप सोचें कि उस सोसाइटी में उस लड़की का या उसके फैमिली का क्या हाल होता होगा। ये खौफ के कन्विक्शन नहीं हो सकेगी या कन्विक्शन हो भी जाएगी तो उसके आफ्टर इफेक्ट भुगतना पड़ेंगे। तो इन वजूहात को देखते हुए टेंडेंसी ये होती है कि रिपोर्ट न की। अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर 90% केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते। रेप का निशाना बनने वाली ख़वातीन को तो रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और इनकी वजह से रेप करने वाला कानून से बच जाता है। बहुत अहम फैक्टर ये है कि विक्टिम अगर रिपोर्ट करने जाती है तो उसको क्या ये एतमाद होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके साथ उसका रवैया एक सिंपैथेटिक होगा और वो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी। मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे में ये एतमाद विक्टिम को नहीं होता। थाने में बहुत सारे ऐसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं। एक केस था, उसके अंदर थाने गई तो उसने कहा पुलिस वाले ने कि देखो ये अगर तुम यहाँ पे इसको माफ़ कर दोगी ना तो अल्लाह इसको बड़ी सज़ा देगा। लोग क्यों माफ़ करते हैं? उनको पैसे की लालच दी जाती है, उनको डराया जाता है। आप मुझे बताएं कि अगर मुझे भी कोई आकर कहेगा, मैं कोई केस करूं और मुझे कोई आकर बोलेगा कि जिसके नतीजे में मेरी बच्ची की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में आ जाएगी, मेरे बेटे की आ जाएगी, मेरी आ जाएगी, मेरे घर के किसी और फ़र्द की आ जाएगी, तो क्या हमारे माशरे में आम इंसान के पास इतनी पावर है कि वो बोले कि जी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? अगर कोई बच्ची, कोई लड़की जाकर कहती है कि उसको किसी ने हरास किया तो हरासमेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम होना चाहिए। जो ये हो जाता है ना कि अम्मी ने आके माफ़ी मांग ली, अब्बू ने माफ़ी मांग ली, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को जो ये भाईबंदी वाली चीज़ है वो इससे निकले। पुलिस का काम सुलह सफाई कराना नहीं है, पुलिस का काम लॉस को इम्प्लीमेंट करना है। सो आप इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि आपको खुद ही से कन्विक्शन रेट बढ़ता हुआ नज़र आए। लेकिन एक मसला ऐसा है जिस पर पुलिस को भी शिकायत है। सारी चीज़ें ये कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें फर्स्ट स्टेज पे जो एविडेंस है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजिकल एविडेंस है, वहाँ पर कोई हेयर है, प्यूबिक हेयर है, DNA करने के लिए मुँह का स्लाइवा है, सेमेन है और दीगर चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। अब अगर विक्टिम बेडशीट वॉश कर देती है,
अपने कपड़े वॉश आउट कर देती है, शावर ले लेती है, तो इन तमाम सिचुएशंस में आपका प्राइमरी एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस डैमेज हो गया, ख़त्म हो जाता है। अगर वो नहीं होगा तो उससे फिर डीएनए और फर्दर जो एविडेंसेस हैं कलेक्ट करके करबरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर आखिर में मलबा पुलिस की फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन पर आ जाता है। सो हमें इस केस के अंदर ये चूँकि बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं रेप के, और इससे जो विक्टिम है उसकी न सिर्फ साइकोलॉजी पे अफेक्ट होता है बल्कि पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज हो जाती है और इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती है। तो इस तरह के केसेस बहुत हाई अटेंशन रिक्वायर्ड केसेस होते हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद 2023 में ज़ेर इल्तिवा केसेस में 81% इजाफा हुआ, और तो और 64% मुल्ज़िमान बरी भी हो गए। ये बात तो आप समझ चुके होंगे कि सिर्फ कानून सख्त करने से कुछ नहीं होगा, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाना होंगी ताकि इंसाफ जल्द अज जल्द मिल सके। विक्टिम की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना लाजमी, और इन सब से बढ़कर अपने सोशल एटीट्यूड में तब्दीली। अगर कराची को दूसरा दिल्ली बनने से रोकना है तो हमें एक बेहतर कौम बनने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा ना हुआ तो अगला निशाना कोई भी हो सकता है।